आज हमारा टॉपिक है मीडियास्टाइनम ओवरव्यू एंड पेरिकार्डियम से रेलेवेंट जितने भी क्लिनिकल हैं केएलएम के थ्रू हम ये करेंगे। और इसमें जो पहली चीज है वो क्लिनिकल जो इम्पोर्टेंस होती है वो होती है एंगल ऑफ लुइस की। एंगल ऑफ लुइस कहते हैं जो मेनोब्रियम जो है वो स्टर्नम मेनोब्रियम स्टर्नाइल जो एंगल है उसकी इम्पोर्टेंस है। तो ये जो लेवल होता है ये T4 का लेवल है। ये देखें आप T4 और T5 के दरमियान जो लेवल आ रहा है ये वाला, तो ये वाला है स्टर्नल एंगल। ये ऊपर मेनोब्रियम है और ये नीचे उसकी स्टर्नम या बॉडी है उसकी स्टर्नम की। तो अगर एक इरेक्ट पोजीशन के अंदर हम खड़े हों तो उसकी बैक साइड पे क्या चीजें होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, मैं आपको जुबानी ही बता देता हूँ, लिखा भी होगा यहाँ पे कि इन स्टैंडिंग अपराइट पोजीशन आर्च ऑफ एओर्टा जो होती है वो बनती है। उसके अलावा असेंडिंग एओर्टा खत्म होती है, डिसेंडिंग एओर्टा स्टार्ट होती है। ये एओर्टा से रेलेवेंट तीन चीजें हो गई। जो चौथी चीज है वो है जी ट्रेकियल बाइफर्केशन लाइज इंफीरियर टू द ट्रांसवर्स थोरैसिक प्लेन। ठीक है, यहाँ पे थोरैसिक जो एरिया है प्लेन है, यहाँ पे ट्रेकिया जो होता है वो बाइफर्केट करता है इनटू प्रिंसिपल ब्रोंकाई। सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम में फॉल टू द लेवल ऑफ द मिडल ऑफ द ज़िफाइड प्रोसेस। ये जो सेंट्रल टेंडन आपको नजर आ रहा है ये फॉल करता है यहाँ पे। तो ये कुछ चीजें थी जो इसकी इंपॉर्टेंस थी। अगर पेशेंट इसी तरह लेटी हुई पोजीशन में हो, सुपाइन पोजीशन में हो, तब क्या होगा? In the supine position, arch of the aorta lies superior to the transverse thoracic plane. लेटे हुए ये thoracic aorta जो आपका है, जो transverse thoracic aorta है, ये थोड़ा सा इस प्लेन से ऊपर चला जाएगा एनाटॉमिकली। Bifurcation of trachea is transected by the transverse thoracic plane. यहाँ बिल्कुल bifurcation of जो है trachea वो यहाँ इस लेवल पे आ जाएगी। मैं आपको इसके एंड में बताऊंगा कि ये क्यों जरूरी है, ये हम जो एनाटॉमी ये पढ़ रहे हैं इससे रेलेवेंट। अच्छा, इसलिए जरूरी है कि अगर एक पेशेंट हमारे पास बेड साइड पे बैठा होगा, इरेक्ट पोस्चर में बैठा होगा या स्टूल पे हमारे पास बैठा होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि इसके स्टर्नल एंगल पे ये ऑर्गन्स कहाँ पर लाई कर रहे हैं एनाटॉमिकली, किस लेवल के ऊपर। और अगर यही पेशेंट जो है वो बेड के ऊपर लेटा हुआ होगा, तब हमारे एग्जामिनेशन के अंदर हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि इस लेवल के ऊपर जो एओर्टा है, आर्च ऑफ एओर्टा है, वो किस लेवल पे है। तो इससे हमारे एग्जामिनेशन जो पेशेंट को हम एग्जामिन करेंगे उसमें इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस आती है। उसमें तीन चार चीजें हैं, ऑस्कल्टेशन है, परकशन है, ये सारी चीजें आप थर्ड ईयर से ऑनवर्ड्स देखेंगे। ये इसकी इंपॉर्टेंस ये है। अच्छा, दूसरी इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस पेरिकार्डियम की वो ये है कि मीडियास्टाइनोस्कोपी एंड मीडियास्टाइनल बायोप्सी। अब मीडियास्टाइनोस्कोपी क्या है? ये थोरैकोस्कोपी की तरह से है। इसमें हम कैमरा इंसर्ट करते हैं थ्रू नेक। नेक के अंदर हम एक इंसिजन देते हैं। वो इंसिजन जो होता है वो रूट ऑफ द नेक में होता है, छोटा सा इंसिजन होता है कैमरा डालने के लिए, जस्ट सुपीरियर टू द जुगुलर नोच ऑफ द मेनोब्रियम, बिल्कुल सेंटर में जो जुगुलर नोच है जहां पर। उसके बाद वहां पर एक स्पेस बना के ट्रेकिया के एंटीरियरली हम कैमरा जो है वो इंसर्ट करते हैं। तो जब हम उसको अपनी आंख के थ्रू देखेंगे ऑन द मॉनिटर वाया कैमरा, तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं मीडियास्टाइनोस्कोपी। अगर हमें वहां पर कोई चीज, कोई ट्यूमर नजर आ रहा है, कोई स्पेस ऑक्यूपाइड लीजन नजर आ रहा है, तो हम उसकी बायोप्सी वहां से ले सकते हैं। तीसरी चीज हम जो पढ़ने लगे हैं वो है वाइडनिंग ऑफ द मीडियास्टाइनम। ये वाइडनिंग ऑफ द मीडियास्टाइनम जो है नॉर्मली चेस्ट एक्सरेज और HRCT जो होता है, हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन जो चेस्ट का होता है, उसके अंदर हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि मीडियास्टाइनम नॉर्मली एक खास लिमिट में होती है। अगर वो वाइड हो जाए तो उसकी क्या क्या रीजंस एनाटॉमिकल हो सकती है? पहली रीजन तो है कोई भी पैथोलॉजिकल वाइडनिंग, कोई बीमारी अंदर ऐसी आ गई है जिसकी वजह से वहां पर पैथोलॉजिकल वाइडनिंग हो गई। दूसरे नंबर पे कोई अक्यूट ट्रॉमा हो सकता है, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है वो हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, यहाँ कोई चीज हिट कर गई, तो उसकी वजह से ये चीजें हो सकती हैं। अब क्या क्या अंदर एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं वाइडनिंग ऑफ द मेडिस्टाइनियम के अंदर? इसके अंदर मेलिग्नेंसी आ सकती है, लिम्फोमा, उसके बाद कोई ब्लड वेसल यहाँ रप्चर हो सकती है तो एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड हो जाएगा, यहाँ पर हेमरेज हो जाएगी। हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट का साइज बढ़ गया, या कंजस्टिव हार्ट फेलियर, यानी कि हार्ट जो है वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर की तरफ चला गया, या फिजियोलॉजी में डिटेल पढ़ेंगे क्या होता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं वार्डनिंग ऑफ द मीडियास्टाइनम।
तीसरी चीज है सर्जिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनसेस। अगर आपने पेरिकार्डियम अच्छे तरीके से पढ़ी है तो उसके अंदर आपने पेरिकार्डियल साइनसेस पढ़े होंगे। साइनसेस मींस ओपनिंग, सुराख, या जो भी उसकी पोटेंशियल स्पेस है उसे हम साइनस बोलते हैं। तो ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस जो है वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। ये देखिए, आप ये डायग्राम देख रहे हैं, उसके अंदर आपने सर्जन का देखा है कि उसने एक फिंगर जो है वो इंसर्ट की हुई है टू सेपरेट द सुपीरियर वेना केवा फ्रॉम एओर्टा, और उसके साथ ही आपको एक पल्मोनरी ट्रंक भी नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है। तो जिधर इसने ये फिंगर पास की हुई है ये एक पोटेंशियल स्पेस है इन पेरिकार्डियम, एंड दिस पोटेंशियल स्पेस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस। अब इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है ड्यूरिंग सर्जरी। यहाँ पर अगर हम फिंगर को इंसर्ट करते हैं तो हम इन वेसल्स को सेपरेट कर सकते हैं एनाटॉमिकली। जब हम इन वेसल्स को सेपरेट करेंगे तो हम, जो आपने कार्डिक बाईपास का नाम सुना होगा, कार्डिक बाईपास हम जो करते हैं, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जो हम कैबिज के नाम से एक प्रोसीजर है जिसमें हम बाईपास लगा देते हैं यहाँ पर एक हार्ट वेसल ब्लॉक को, या कार्डिक ट्रांसप्लांट जब हम करते हैं तो उसके लिए हमें हार्ट लंग मशीन लगानी है। यहाँ पर हार्ट लंग मशीन जो होती है ये वो रोल प्ले करती है जो हार्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कार्डिक ट्रांसप्लांट करने लगे हैं या हार्ट को हमने रेस्ट देना है तो उसके अल्टरनेट जो मशीन लगाएंगे उसको हम कहते हैं हार्ट लंग मशीन। तो वो हमारा ब्लड जो है वो पंप करेगी हार्ट की जगह। तो वो ये एरिया होता है जहां से हम इन वेसल्स को सेपरेट करके कनेक्ट कर देते हैं हार्ट लंग मशीन। तो इसकी ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, ये एग्जाम में भी आपका अक्सर आ जाता है। अच्छा, अब अगला जो टॉपिक है उसका नाम है एक्सपोजर ऑफ द वेना केवा। अब वेना केवा आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर ये है सुपीरियर वेना केवा और यहाँ से नीचे जो है वो आपकी इंफीरियर वेना केवा। नॉर्मली इंफीरियर वेना केवा जब हम असेंड करती है थ्रू इस इंफीरियर वेना केवल ओपनिंग इन डायफ्राम, तो जब वो थोरेक्स में जाती है तो वो इंटायरली कवर्ड होती है पेरिटोनियम और पेरिकार्डियम से। तो वहां पर उस तक अप्रोच करने के लिए हमें वहां से पेरिकार्डियम को एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो हमारी इंफीरियर वेना केवा एक्सपोज होती है। और इसी तरह 2 सेंटीमीटर अबव सुपीरियर वेना केवा भी इनक्लोज होती है इसके अंदर, पेरिकार्डियम के अंदर। तो ये उसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस एक है कि हमें वहां से पेरिकार्डियम जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है वहां से। अच्छा, अब आखिरी दो क्लिनिकल बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। उसमें है जी पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियल रब एंड पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अगर आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स याद हो तो मैंने आपको उसमें पढ़ाया था कि जब भी किसी चीज के एंड में आइटस लगाएंगे तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। और जब भी कहीं इफ्यूजन आएगी, इफ्यूजन मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ समथिंग which can be blood, which can be air और fluid या lymph। तो अगर कोई भी चीज किसी पोटेंशियल स्पेस में आ जाए प्लूरा के बिटवीन तो उसे हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, और अगर पेरिकार्डियम की दो लेयर्स के दरमियान में आ जाए तो उसे हम पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं। पेरिकार्डाइटिस क्या होता है? बहुत सारी इंफ्लेमेटरी डिजीजेज हैं, बहुत सारी इंफेक्शियस डिजीजेज हैं, बैक्टीरियल, वायरल, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाए अगर पेरिकार्डियम की तो इसे हम कहते हैं पेरिकार्डाइटिस। इसमें पेशेंट को चेस्ट पेन होती है और पेरिकार्डियम की जो लेयर होती है वो बेसिकली स्मूथ होती है, क्योंकि सीरस पेरिकार्डियम आपने पढ़ा वो स्मूथ है, उसने फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है तो वो रफ हो जाती है। उस रफनिंग की वजह से पेरिकार्डियम आपस में जब रब करती है, टकराती है, तो एक निक की आवाज आती है सांस लेने के दौरान या हार्ट बीट के दौरान। तो इसी कंडीशन को हम पेरिकार्डियल रब भी कहते हैं। समटाइम्स क्या होता है, किसी भी ब्लड वेसल की इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से पेरिकार्डियम के दरमियान में ब्लड आ जाता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। आमतौर पर ये ब्लड होता है, बहुत कम ये पस होती है या फ्लूइड होता है, तो ज्यादातर ये ब्लड ही होता है। उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका हार्ट बीट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रही है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है हार्ट। तो हार्ट रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में चला जाता है, यानी कि हार्ट की जो है रिस्ट्रिक्शन हो गई भी है, वो सही तरीके से रिलैक्स नहीं कर पा रहा है, सही तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, तो कार्डिक आउटपुट भी इसका डिक्रीज हो जाता है, वेनस रिटर्न भी कम हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी क्योंकि वहां पर बहुत कंप्रेशन आया हुआ है।
पेरिकार्डियल इफ्यूजन के थ्रू। तो अब इसको कैसे ठीक करेंगे हम? पेरिकार्डियल इफ्यूजन को हम ठीक करते हैं थ्रू क्या कहते हैं, नीडल गाइडेड, वहां से हम इसकी इफ्यूजन को ड्रेन करने की कोशिश करते हैं। वो प्रोसीजर जो है वो यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएंगे इजीली। अच्छा, अब एक चीज आती है कार्डिक टेम्पोनेट। कार्डिक टेम्पोनेट बेसिकली कार्डिक इफ्यूजन ही है, लेकिन ये पर्टिकुलरली जो ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाए उसको हम कार्डिक टेम्पोनेट। टिपिकल अगर सिर्फ ब्लड ही इकट्ठा हो गया है पेरिकार्डियम में, तो इसको हम कहते हैं कार्डिक टेम्पोनेट। द फाइब्रस पेरिकार्डियम इज a tough, inelastic closed sac that contains the heart. Normally, the only occurring part other than thin lubricating layer of the pericardial fluid. इसमें सिर्फ फ्लूइड पड़ा और कुछ भी नहीं, वो भी रिफ्लेक्शन रिड्यूस करने के लिए। If extensive pericardial effusion exists, the compromised volume of the sac does not allow full expansion of the heart, limiting the amount of blood the heart can receive, which in return reduce cardiac output. तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कार्डिक टेम्पोनेट। इन सिंपल वर्ड्स, ड्यू टू पेरिकार्डियल effusion, and effusion may be blood, fluid, lymph, or pus. Due to these conditions, the heart is unable to expand and contract, which reduce the cardiac output. This condition is called cardiac tamponade. ये हार्ट से रेलेवेंट है टोटली। तो ब्लड इन पेरिकार्डियल कैविटी इज कॉल्ड हीमोपेरिकार्डियम, विच कॉज कार्डिक टेम्पोनेट। अब हीमोपेरिकार्डियम जो है उसके बारे में जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि ड्यू टू मायोकार्डियल इंफेक्शन, वहां से यानी जिसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं, वहां से कोई ब्लीडर हो गया, वो रप्चर हो गया हार्ट का टिश्यू, या कोई ब्लड वेसल जो है उसकी वजह से। तो ये तो थी इससे रेलेवेंट चीजें। इन पेशेंट्स विद निमोथोरेक्स, air or gas in the pleural cavity, the air may be dissect along connective tissue planes and enter the pericardial sac, producing pneumopericardium. जैसा निमोथोरेक्स थी ना, जिसमें एयर जो थी वो प्लूरल कैविटी में एंटर हो गई थी, इसी तरह वो एयर जो है निमोथोरेक्स के थ्रू पेरिकार्डियम में चली जाएगी, और इस कंडीशन को हम कहते हैं नीमोपेरिकार्डियम। तो ये छोटे छोटे बज वर्ड्स हैं, क्लिनिकल टर्म्स हैं, ये आपने सीख लिया। तो अब इसको हम कैसे ठीक करेंगे, एंड दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड पेरिकार्डियोसेंटेसिस, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था कि हमने वहां से ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द पेरिकार्डियल कैविटी इज कॉल्ड पेरिकार्डियोसेंटेसिस। ये पहली लाइन में ये चीज लिखी है। तो आपको ये प्रोसीजर यहाँ पे मैं इमेज के थ्रू दिखाता हूँ। ये पूरा आपको थोरेसिक वॉल नजर आ रही है, उसके पीछे ये आपको हार्ट नजर आ रहा है। ये आप बोन को आइडेंटिफाई करें, स्टर्नम है, ये जीफॉइड प्रोसेस है। जीफॉइड प्रोसेस के देखें आप लेफ्ट साइड पर नीडल जो है वो इंसर्ट की जा रही है टू ड्रेन आउट द फ्लूइड, पस और ब्लड। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड पेरिकार्डियोसेंटेसिस। ठीक है, इसकी ज्यादा डिटेल अब जरूरत नहीं है, आप एक दफा इसकी रीड कर लेना अपनी बुक में से। अच्छा, अब आखिरी चीज जो इस क्लिनिकल में है वो ये है कि पोजिशनल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द हार्ट। बेसिकली क्या होता है कि हार्ट आपका जो है वो लेफ्ट साइड पे डोमिनेंट ज्यादा होता है, वो लेफ्ट साइड पे जगह ज्यादा घेरता है नॉर्मली। जो लेफ्ट उसकी जो हम एपेक्स कहते हैं ना हार्ट की, वो लेफ्ट साइड पे होती है। तो आप यूं समझ लो कि थॉरक्स के अंदर, आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ, तो थॉरक्स के अंदर देखें तो लेफ्ट साइड इज मोर ऑक्युपाइड बाय द हार्ट देन द राइट साइड। दिस इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द हार्ट। इफ द टिप ऑफ द टिप, ये टिप है हार्ट की और ये पेरिकार्डियम है, अगर ये टिप जो है वो राइट साइड पे हो हार्ट की, मिरर इमेज ऑफ द हार्ट, यानी कि राइट साइड पे चली गई, हार्ट इज मोर ऑन द राइट साइड देन ऑन द लेफ्ट साइड, दिस इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोकार्डिया। ठीक है, और अगर हार्ट भी लेफ्ट की बजाय राइट पे चली जाए, उसकी ब्लड वेसल्स भी मोर ऑपोजिट हो जाएं, जैसे सुपीरियर वेना केवा जो है वो लेफ्ट साइड पे चली जाए, एओर्टा जो है वो राइट साइड पे चली जाए, यानी वाइस वर्सा हो जाए, लिवर जो है वो लेफ्ट साइड पे चला जाए और स्प्लीन जो है वो राइट साइड पे चली जाए, तो दिस इज कॉल्ड सीटस इनवर्सस। ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। अगर सिर्फ हार्ट जो है
वो वाइस वर्सा हो जाए, दिस इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोकार्डिया। अगर बॉडी के ऑर्गन्स भी उसके साथ रिवर्स हो जाएं, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड साइटस या सीटस इनवर्सिस। तो ये दो टर्म्स को आपने याद रखना। इफ हार्ट इज देयर देन इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोकार्डिया, if the body organs are also vice versa, this is called situs inversus.